नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आप किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सके तथा आपकी सफलता के लिए रिवीजन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके संबंध में आप सभी को मैं अवगत कराने वाली हूँ। आप में से ढेरों हमारे युवा रिवीजन का क्या टेक्निक है इसके संबंध में अच्छे से अवगत नहीं हैं। अतः मैं किस प्रकार से रिवीजन की अपने उस किताब को आप सभी के समक्ष लाने वाली हूँ, जिससे मैं रिवीजन करके अपनी परीक्षा में न सिर्फ सफलता प्राप्त की बल्कि बेहतर रैंक के साथ टॉप भी की। तो आइए देखते हैं कि मैं रिवीजन कैसे की। तो साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं विश्व के भूगोल से संबंधित एनसीईआरटी की किताब को आप सभी के समक्ष में लाई हूँ, जो कि मेरे द्वारा पढ़ा गया है। जब मैं आरओ के एग्ज़ाम दे रही थी तो किस प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित तैयारी की, कैसे रिवीजन की, आप सभी को बताती हूँ। साथियों, जब भी मैं कोई भी किताब पढ़ी हूँ अवश्य ही जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते थे उसको मैं अंडरलाइन करती थी। और अंडरलाइन के भी दो प्रकार होते थे। एक अंडरलाइन कि जब एग्ज़ाम 2 से 3 माह पूर्व हो तब मुझे क्या पढ़ना है, और एग्ज़ाम 1 माह पूर्व हो तो मुझे कैसे रिवीजन कम समय में करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के साथियों आप महत्वपूर्ण फैक्ट को याद नहीं कर पाते हैं। उसको अच्छे से जब तक आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं साथियों माइनस मार्किंग के दौर में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अतः रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। आप यहाँ देख रहे हैं मेरे द्वारा यूरोप भूमि और जलवायु संबंध में कैसे पढ़ा गया है। आप यहाँ देख रहे हैं जो भी लाइन नहीं खींचा गया है, अर्थात ये सारा मुझे पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता है, ये सब नहीं पढ़ी। क्योंकि इन सब के बारे में एक बार पढ़िए तो याद हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसको याद करना है। आप देखिए यहाँ यूरोप एक छोटा सा महाद्वीप है। अब ये मुझे याद था, इसमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं था रिवीजन करने का। मानचित्र से उन अक्षांशों और देशांतरों को ज्ञात कीजिए जिनके बीच यह स्थित है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए ब्लू कलर में मैं क्या लिखी हूँ, ब्लू कलर में क्या नेक्स्ट फैक्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में इसका स्थान 6वां है। ठीक है, तो इसको मैं टिक लगाती थी। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम में मैं इसको रिवीजन कर सकूं। आप यहाँ देख रहे हैं बाकी सबको मैं छोड़ती गई हूँ जो अमहत्वपूर्ण टाइप के लाइन है, क्योंकि पहले रिवीजन में सब किताब पढ़ ली। ठीक, और जो महत्वपूर्ण लगा मुझे लगा कि हाँ इन सबको रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक, तो उसके क्रम में मैं लगाई। देखिए यहाँ पे लिखा है रिवीजन का, इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर, ठीक है, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में यूराल पर्वत, काकेगस पर्वत तथा कैस्पियन सागर इसे एशिया से अलग करते। देखिए साथियों, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, प्लस यूराल पर्वत के आसपास कौन से देश हैं, काकेगस पर्वत के पास कौन कौन से देश हैं, कैस्पियन सागर से कौन से ऐसे देश संबद्ध है, ये सब मैं पढ़ती थी। ठीक है, तो लेकिन देखिए इस किताब को मैं कैसे रिवीजन की, और बाकी जितने फैक्ट हैं कि क्या संभव है कि आप अमहत्वपूर्ण टाइप, खुद देखिए परीक्षा में ये पूछे जाएंगे, बाकी नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि कुछ भूगोलवेत्ताओं का विचार है कि यूरोप में एशिया एक महाद्वीप है और यूरेशिया के नाम से पुकारना चाहिए, लेकिन अपनी कुछ अलग विशेषताओं के कारण यूरोप को सामान्यतः एक पृथक महाद्वीप ही माना जाता है। तो आप खुद सोचिए, ये जो पैराग्राफ है ये एक रिवीजन में ही, अर्थात पहले रीडिंग में ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन संभव है कि सेकंड रिवीजन इन सारे फैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बस मैं एग्ज़ाम टाइम में क्या पढ़ी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए कैसे मैं टिक लगाई हूँ, कैसे आपको अनुमान लगे कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जब साथियों आप प्रैक्टिस करते हैं पूर्व के क्वेश्चन का तो आप देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोर्शन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में आपको खुद एक अनुभव हो जाता है कि इस क्षेत्र से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि बिना पढ़े साथियों कुछ भी नहीं होता है। मैं आप सभी के बीच लगातार ट्रिक से आधारित क्लासेस ला रही हूँ, आप अवश्य ही फॉलो करिएगा। मेरा उद्देश्य है उन तमाम युवाओं को गाइडेंस देना जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, और कोचिंग में भी आप सभी को ये टेक्निक कभी बताया नहीं जाना है कि रिवीजन कैसे करते हैं, कैसे सफलता के लिए रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट भूमिका को निर्वहन करता है। आप यहाँ देखिए, फिर मैं ये सारा बाकी लाइन छोड़ दी हूँ, ये सारा देख रहे हैं ऊपर का सब छोड़ दी हूँ,
फिर किसे टिक लगाई हूँ, यूरोप में अनेक प्रायद्वीप और द्वीप हैं। यूरोप का अधिकतर स्थल भाग समुद्र से अधिक दूर नहीं है। इसका कारण है कि समुद्र की विशाल भुजाएं इसके अंदर में प्रवेश कर गई। क्योंकि ये मेरा पहला सेकेंड रिवीजन के लिए ये मैं टिक लगाई हूँ। अभी मैं जब फाइनल रिवीजन होता है उसका मैं अलग पेन से टिक लगाई हूँ। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं इसकी तट रेखा बहुत ही दंतुरित कटी फटी है। इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ के प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए अनेक उपयुक्त स्थान उपलब्ध हैं। इस महाद्वीप के आसपास स्थित अधिकतर खाड़ियाँ और सागर उथले हैं। इसी कारण यहाँ का मत्स्य क्षेत्र संसार के सर्वोत्तम मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में आता है। क्योंकि साथियों मैं आईएएस की तैयारी करती थी और आईएएस में इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, अतः मैं इसको यहाँ पर ठीक लगाई हूँ। आप देखेंगे यूरोप के ऐसे कौन से देश हैं जो दंतुरित है। आप नॉर्वे स्वीडन को देखिए, वहाँ पे बहुत ही दंतुरित प्रकार के भौगोलिक स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके अब पीसीएस और आरओ में भी पूछे जाने लगे हैं। 1 2 3 करके कथन, कौन कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, बाकी देखिए कोई टिक नहीं लगा। अर्थात इस पेज में मात्र आपको आधा मिनट भी नहीं लगेगा रिवीजन करने का। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार से रिवीजन करती थी। देखते हैं नेक्स्ट पेज इसका। अब देखिए उसी चैप्टर का अन्य मैं क्या, आप खुद देखिए बहुत ज़्यादा टिक नहीं लगा। जो फैक्ट है बस मैं उसको ही टिक लगाई हूँ और जो फाइनल रिवीजन का है उसको मैं रेड कलर से लगाई हूँ अपनी सुविधा के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं टिक लगाई हूँ, अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आपको स्कैंडिनेवियाई देश, यहाँ देखिए उत्तरी भाग में आपको स्कैंडिनेवियाई देश दिखाई पड़ेंगे। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क का सम्मिलित नाम स्कैंडिनेवियाई है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क दिया गया है। ठीक है, रूस का बहुत बड़ा भाग तथा, लेकिन देखिए फिर मैं रूस का बहुत बड़ा भाग तथा इसको मैं टिक नहीं लगाई हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे अमहत्वपूर्ण टाइप का लगा। फिर मैं क्या लगाई हूँ, 9 स्वतंत्र गणराज्य जो पहले सोवियत संघ के अंग थे, यूरोप के ही भाग है इनमें। अब इनमें कौन कौन सा है देखिए, इनमें इस्तोनिया, लिथुआनिया तथा लाटविया को बाल्टिक राज्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगामी परीक्षा में उपयोग ये है कि बाल्टिक कंट्री में कौन कौन से देश सम्मिलित है। तो यहाँ पे आप उत्तर देख रहे हैं, इस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। ठीक है, फिर आप देखिए पूर्व सोवियत संघ में शामिल 6 अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के नाम का पता लगाइए। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग को निम्न भूमि का देश कहते हैं। और ये भी साथियों ऑलरेडी परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न भूमि के देश में कौन से देश सम्मिलित हैं। और यहाँ आप देखिए उस किताब में जो मैप दिया गया है उसको मैं पूरे कंट्री को तैयार की हूँ, प्लस उसका जो कैपिटल है आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक, साथ में साथियों आप यूरोप की इस मैप को देखिए मैं कैसे स्टडी की हूँ। आप यहाँ देखिए स्कैंडिनेवियाई कंट्री को, और प्लस मैं ये भी देखती थी कि स्वीडन की जो कंट्री है उसकी सीमा किन देशों से लग रही है। सारे कंट्री का सीमा आप बहुत इजी वे में फ्रेंड्स तैयार कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कैसे मेरे द्वारा रिवीजन किया गया है। जब मैं लास्ट में पढ़ती थी तो ये लास्ट मोमेंट का मैं तुरंत उसको, लास्ट मोमेंट का मतलब 1 माह पूर्व फटाफट रिवीजन करती थी। अब मात्र आप सोच नहीं सकते, ये एक किताब 2 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में ये किताब समाप्त हो रहा था। और एनसीईआरटी जो कि मैं आप तक बता चुकी हूँ कि 6 से लेके 10 तक मैं रिवीजन करती थी एनसीईआरटी। और सब नहीं पढ़ना होता है साथियों, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है आपके पास कि आप सब कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे। उतना ही पढ़िए जो कि सफलता के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो आप सभी को आज मैं बताई कि कैसे रिवीजन करना है। यहाँ पे देखिए आप फैक्ट अपने आप समझ जाएंगे कौन कौन से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है जो महत्वपूर्ण टाइप का हो जिसमें मैं टिक लगाई हूँ। ये देखिए सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैकेडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया को बाल्कन राज्य कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है बाल्कन राज्य में कौन कौन आते हैं, तो ये सारे कुछ यहाँ पे दे दिया गया। फिर लिखा इटली और ग्रीस दक्षिणी यूरोप के 2 देश हैं जो अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राचीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध यूरोप के कौन से देश हैं, तो आपके इटली और ग्रीस हो गया। अब यहाँ पे देखिए नया क्वेश्चन, वेटिकन सिटी एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य है। यह रोम नगर के ही एक भाग में स्थित है। इसकी जनसंख्या
कुछ सैकड़ों में ही है और यहाँ रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय और पोप का निवासी स्थान है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पोप का निवासी स्थान कहाँ पर है। ठीक है, ब्रिटिश द्वीप समूह में आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन का नाम, अब ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ब्रिटिश द्वीप समूह में आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के नाम के दो मुख्य द्वीप तथा अनेकों छोटे छोटे द्वीप सम्मिलित है। आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड तथा आयरिश गणराज्य शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाकर बना है। ग्रेट ब्रिटेन किसको मिलाकर बना है? ग्रेट ब्रिटेन, क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड को मिलाकर बना है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे द्वारा कैसे इंपॉर्टेंट टिक को लगाया गया है। आप यहाँ देखिए, फिर इस पैराग्राफ को छोड़ दिया गया, भौतिक लक्षण को। अब फिर यहाँ लगाया गया टिक। यूरोप के सुदूर उत्तर में उच्च भूमियों का एक प्रदेश है। यह फिनलैंड से लेकर स्वीडन, नॉर्वे और ब्रिटिश द्वीप समूह से होता हुआ आइसलैंड तक फैला हुआ है। और इस उच्च भूमि के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? फेरे स्कैंडिनेवियन शेल्ड कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस शील्ड की चट्टानी यूरोप की सबसे पुरानी अनावृत उदरी चट्टानें हैं, जहां हिमानियों के अवसादित चट्टानों को काट फाट से हटा दिया जाता है। तो साथियों, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो साथियों आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रकार के हैं फैक्ट मुझे फील हुए कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है कि कहीं मैं ये भूल ना जाऊँ एग्ज़ाम में, ऐसा ना हो कि माइनस मार्किंग की वजह से कोई भी मेरे फैक्ट गलत हो जाए। मैं हर एक क्वेश्चन को करने का सही प्रयास की हूँ। मेरा यही उद्देश्य होता था कि यदि मैं उस क्वेश्चन को पढ़ी हूँ तो प्रत्येक दशा में सही उत्तर मेरा होना चाहिए। ये दृष्टिकोण आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि साथियों विश्वास नहीं करेंगे, कंपटीशन बहुत टफ है। लेकिन यदि अपने इस जज्बे को कि आप अवश्य ही सफल होंगे, तो कितना भी कंपटीशन हो साथियों, आप सफल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, इस मतलब आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिवीजन कैसे करते हैं, रिवीजन के लिए बैकग्राउंड कैसे तैयार करते हैं। साथियों, अभी भी आप सभी के पास समय है, अवश्य ही लाइन लग जो भी महत्वपूर्ण आपको लगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सब आप पढ़ेंगे। आप सोचिए, मैं 2 से ढाई घंटे में एनसीईआरटी को रिवाइज कर देती थी और सब एक एक मुझे याद रहता था। यूरोप आँख में बंद करती थी तो मुझे याद आ जाता कि ना कि स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन थे, बाल्कन कौन थे, फिर ये कंट्री कौन था, वो कंट्री था, उसके उत्तर में क्या आएगा, उसके दक्षिण में कौन आएगा, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, सब कुछ साथियों याद रहता था। आल्प्स पर्वत किन किन देशों में उसका विस्तार है, एड्रियाटिक सागर के आसपास कौन से देश है। तो साथियों, ये कैसे संभव हुआ? बार बार रिवीजन से संभव हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं विदाउट रिवीजन आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और आप देखते हैं कि मैक्सिमम लोग वही सक्सेस होते हैं इजी वे में जो कि रिवीजन करते हैं। साथियों, मैं आप सभी को ये भी बता चुकी हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जिसको आप लिख भी सकते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे लिखी हूँ स्कैंडिनेवियाई, कुछ जो मुझे लगता था कि याद नहीं हो रहा है तो उसको मैं अपने किनारे ही नोट बना लिया करती थी, जो कि मैं अक्सर अपने क्लास में आप सभी को बताती ही रहती हूँ। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि एक लास्ट मोमेंट, ये जो रेड वाला है, ये मेरे लिए जो भूल जाते थे उसको मैं फिर दूसरे कलर से कर देती थी, ताकि क्योंकि संभव नहीं है कि जो ब्लू कलर का जितना मैं टिक लगाई हूँ वो भी मैं लास्ट मोमेंट में पढ़ सकूँ। तो एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन, एक सप्ताह में कैसे रिवीजन करें, उसके लिए मैं क्या करती थी, और भी अलग कलर से लाइन खींच देती थी। मैं कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाती थी और ना किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ती थी। मैं जितने भी स्तरीय किताब होता था उसको पढ़ती थी। मैं नोट्स उसी का बनाती थी जो प्रैक्टिस करना होता था। जैसे आर्टिकल हुआ, 10-12 आर्टिकल लिख के उसको प्रैक्टिस कर लेती थी। जो कैपिटल हुआ, खट 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 कर लेती थी। ठीक, मान लीजिए यूरोप के सारे कंट्री को मुझे तैयार करना है, उसके कैपिटल को तैयार करना है, तो मैं मैप रखी रहती थी मार्केट से लाकर अपना, और फटाफट जितने कंट्री, उस कंट्री का नाम लिखती थी, कैपिटल लिखती थी, नाम लिखती थी, कैपिटल लिखती थी, नाम लिखती थी, कैपिटल लिखती थी। इससे क्या होता था कि वो सारे मुझे क्लियर हो जाते थे। आसपास के जो भी उसके बाउंड्री पे होते थे वो सारे क्लियर हो जाते थे। कौन से लैंड लॉक कंट्री है, कौन से लैंड लॉक कंट्री नहीं है, किसकी सीमा किस किस देशों को टच करी, सब कुछ क्लियर हो जाता था। तो इस प्रकार से साथियों मैं प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ऑब्जेक्टिव। साथियों, हमेशा सब्जेक्टिव पढ़िए। अगर एक पैराग्राफ आप पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि आप 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप खुद सोचिए साथियों, ये एक जो पैराग्राफ यहाँ दिख रहा है, इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। कई हमारे युवा साथी हैं जो बस
10,000 15,000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस, जबकि ये गलत रणनीति है। सही रणनीति ये है कि आप अपने स्तरीय पुस्तक को पढ़ें, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट लगे उसको टिक लगा दीजिए, चाहे हाइलाइटर से लगाइए या पेन से लगाइए, जो आपको सुविधा लगे उससे करिए, और प्रैक्टिस बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही करिए, ठीक है। अब इसको आगे और बढ़ा, अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 कलर और 3 कलर, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 कलर, यहाँ देख रहे हैं, सारे कंट्री को मैं अंडरलाइन की हूँ ताकि रिवीजन हो सके, ठीक है। एड्रियाटिक सागर वगैरह, ये देखिए ब्लू इंग्लिश चैनल में गिरती है। राइन नदी अपने धरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। डैन्यूब, नीपर, डॉन तथा वोल्गा अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ थीं। और ध्यान रखिए, जितनी ये नदियाँ आती थी मैं तत्काल ही साथ में मैप भी रखती थी। सारे मैप में खटाखट डैन्यूब, नीपर, डॉन, वोल्गा सब कुछ मैं उसको टिक लगाती थी। मैप को भी मैं एकदम रंग दी थी। आँख जब खोलती थी, देखती थी अगर पेज, तो सारे अलग अलग कलर में। यदि रिवर मैं ब्लू कलर में की हूँ तो जो सी है ऑरेंज कलर में, तो माउंटेन ग्रीन कलर में। इस टाइप से हम अलग अलग कलर में हर कर देती थी ताकि एक बार दिखे तो पूरा मेरे माइंड में सेट हो जाए, कहीं से कोई गलती ना हो। तो आप यहाँ देख रहे हैं मेसेटा स्पेन, पुर्तगाल, मैसिव, जूरा फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, जो कुछ ऐसे फैक्ट होते थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। देख रहे हैं आप, रेड में देख रहे हैं, यहाँ आप देखिए ब्लू, यहाँ देखिए रेड। इसका मतलब कि हम कई बार रिवीजन करते थे साथियों। पहला फर्स्ट रिवीजन में मुझे जितने महत्वपूर्ण लगते थे उसको ब्लू में कर लेती थी। सेकंड रिवीजन में मैं क्या करती, रेड कर लेती थी ताकि लास्ट मोमेंट में उसको रिवीजन किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम आता था नज़दीक तो बस जितना अंडरलाइन होता था मैं बस उसी को पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। अब परिणाम था कि जितने क्वेश्चन आते थे साथियों, एक भी क्वेश्चन गलत कैसे हो जाएगा जब आप पढ़े हैं। तो यहाँ आप खुद देखिए किस प्रकार से रिवीजन किया जाता है। अर्थात आप यहाँ देखिए ये सारा मैं रिवाइज़ करती थी क्योंकि फैक्चुअल थे। और देखिए इस पैराग्राफ को मैं छोड़ देती थी, क्योंकि एक बार पढ़ने में ये मेरा ये क्लियर हो गया। अब ये सब आप ये खुद देखिए कैसे याद हो जाएगा। एक बार जब आप पढ़ेंगे तो याद नहीं हो पाता है, संभव है कि भूल जाएं। जैसे इसमें लिखेंगे इनमें से महत्वपूर्ण पर्वतमाला आल्प्स है। माउंट ब्लैंक आज की सबसे ऊंची चोटी है। पिनेरीज, कार्पेथियन और काकेस अन्य महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रूज है। यह काकेकस पर्वत श्रेणी में। ये सारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हमेशा स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी करेंगे तो कम समय में आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि आप सभी को मैं बताऊं, मैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा जब दे रही थी तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करती, क्योंकि उस समय मेरा खुद सिविल सेवा का एग्ज़ाम था। तो मैं मैक्सिमम टाइम अपने सिविल सर्विसेज में दी। बस इस एग्ज़ाम को मैं बैठ के दी, लेकिन ये जितने थे आराम से, जितने मतलब कि टिक लगाई हूँ उसको सारे अवश्य मैं रिवीजन की, ठीक। तो आप इस प्रकार से साथियों हमेशा तैयारी एक सही दिशा निर्देश में करेंगे। कोई कोचिंग आपको ये तकनीक नहीं बताएगा। मैं बस ये चाहती हूँ आप सभी तक गुणात्मक सही दिशा में तैयारी पहुँचे ताकि कैसे पढ़ा जाए। मैं आप सभी को प्रशिक्षित कर रही हूँ। जी साथियों, मैं आप सभी को प्रशिक्षित कर रही हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है सफलता के लिए। क्योंकि हमारे शासन में भी जब कोई नया सिस्टम आता है तो हम लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है कि इसको ऐसे। आप देखते होंगे कि हमेशा अधिकारियों को ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। क्यों ट्रेनिंग पर हम लोग जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि नई तकनीक को जान सके कि कैसे इसको करना है। तो उसी के क्रम में आप सभी को मैं प्रशिक्षित कर रही हूँ कि कैसे आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, मेन जो चीज़ होता है उसी को पढ़ा जाता है। आपके पास स्तरीय पुस्तकों की संख्या बहुत होगी, एक सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, आपको इकोनॉमी भी पढ़ना है, आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, आपको यूपी भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको सेंसेस भी पढ़ना है, और प्लस आपको रीजनिंग आदि भी पढ़ना होगा। तो हाउ कैन दिस पॉसिबल कि आप इतना एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक। तो दिस इज़ पॉसिबल क्योंकि आप जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको ही रिवाइज कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ब्लू, ये ऑरेंज का मतलब ये मैं एकदम लास्ट में पढ़ती थी, ठीक है। तो यूरोप का विस्तार पछुआ पवनों की पेटुओं में है। ये पवनें दक्षिण पश्चिम से चलती हैं। यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है, इसलिए इन पवनों के मार्ग में कोई रुकावट नहीं पड़ती है। साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये कैसे पूछा जा सकता है? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। पहला आपका दे देगा यूरोप का विस्तार पछुआ पवनों की पेटियों में है।
अगर आपको पता है कि हाँ पछुआ पौनों की पेटियों में, तो आप लिखेंगे हाँ ये तो सही है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये पौने यूरोप में प्रवाहित पछुआ पवनें दक्षिण पश्चिम से ही चलती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा अगर दूसरे में। तीसरा आपका आ जाएगा, यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है, तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि यूरोप में अधिकांश जो पर्वत का विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, तब तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर अधिक पर्वतों का विस्तार नहीं है, ठीक है। तो साथियों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्टाइल चेंज किए जा रहे हैं, पैटर्न आपके चेंज हो रहे हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कैसे आप आंसर देंगे? और क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किसी प्रैक्टिस सेट में मिलेगा? क्या इस प्रकार के क्वेश्चन क्या आपको कोई कोचिंग के नोट्स में मिलेगा? नहीं मिलेगा। साथियों, हमेशा अच्छे किताब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा किताब आपका असली मित्र होता है आपकी सफलता के लिए। किताब को आप किताब मत समझिए, किताब को अपना जीवन समझिए, किताब को अपना भविष्य समझिए, किताब को अपना माँ बाप की तरह मानिए। जब ये थिंकिंग आपके अंदर आ जाएगा तो साथियों, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका परिवर्तन हो जाएगा, आपका जो प्रमोदन है, ठीक है, पुनर्जागरण हो जाएगा। तो आप अवश्य ही किताब से एक आत्मीयता जोड़िए, ठीक। कभी भी बोर मत होइए किताब से, क्योंकि जब आप यूरोप जाएंगे घूमने के लिए तो ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी होगी। पता चला कि आप सर्बिया गए, फिर सोचेंगे यार फ्रांस भी जाना है, फिर आप सोचेंगे यहाँ भी जाना है। तो जब आपको पता रहेगा कि फ्रांस के पास स्पेन है, पुर्तगाल है, तब तो आप घूमेंगे। तो ये आपके भविष्य के लिए भी बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आप पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी बोर नहीं होंगे। तो साथियों, आज मेरे द्वारा बताया गया कि रिवीजन कैसे पढ़ना है, करना है, ठीक है। मैं इसी प्रकार से रिवीजन की और आप सभी के सामने रिजल्ट हाजिर है कि मैं अपने बैच में टॉप पे रही हूँ, ठीक है। साथियों, आप सभी के बीच मैं लगातार गाइडेंस क्लासेस लाती हूँ। मेरे द्वारा आप सभी को क्लासेस से ज़्यादा गाइडेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि मैं फील करती हूँ कि यदि आपको गाइडेंस दे दिया जाए तो निश्चित रूप से आप उस दिशा में तैयारी करेंगे, सही दिशा में। और जब सही दिशा में तैयारी करेंगे तो 100% आप सफल होंगे। तो साथियों, आज जो रणनीति आप सभी को बताई गई है, इसको अनिवार्य रूप से आप सभी फॉलो करेंगे ही करेंगे। आप देखिए इस पेज में मुझे कितना पढ़ना था, जो जितना टिक लगाए हुए हैं रेड से, ब्लू से, ऑरेंज से, बस उसी को पढ़े हैं, बाकी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। तो आप खुद सोचिए रिवीज़न का क्या रोल होता है। अवश्य ही रिवीज़न करिए साथियों। आप लोग कोचिंग के नोट्स वगैरह में बिल्कुल बिलीव ना करिए। ये जो आपको खुद से जो आप इम्पॉर्टेंट टिक लगाते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और वैसे भी मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को दे रहे हैं तो कैसे आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट का जांच करें, उसके लिए आप सभी को मैं ऑलरेडी अवगत करा चुकी हूँ कि आप सभी एक ऑथेंटिक फैक्ट की जानकारी के लिए आप लुसेंट के सामान्य ज्ञान को पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें उन्हीं तथ्यों को शामिल किया गया है जो कि परीक्षा उपयोगी है। और किरण का जो सामान्य ज्ञान है उसमें भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट को शामिल किया गया है। जैसे मान लीजिए मैं ये जितना भी टिक लगाई हूँ, ठीक है, ठीक, तो ये जितना भी मैं टिक लगाई हूँ तो संभव नहीं है कि ये सारे टिक उसमें मिलेंगे सारे फैक्ट, लेकिन उस किताब में जितने दिए गए हैं, सब्जेक्टिव की बात मैं कर रही हूँ, सब्जेक्टिव किताब की बात सामान्य ज्ञान का, वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। आप में से कई युवा ये हमसे बोल रहे कि मैडम पता कैसे चलेगा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो साथियों, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और प्लस अच्छे से विश्लेषित करेंगे, जब किताब पढ़ेंगे तो अपने आप आपको आभास मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन इस परीक्षा के लिए रामबाण है, ठीक। आप अवश्य ही बार बार प्रीवियस क्वेश्चन करिए। आप सभी के लिए मैं वे समस्त टॉपिक बता रही हूँ कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। यदि उस समस्त टॉपिक को पढ़ लिए तो अवश्य ही सफल होंगे। साथ ही ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। ध्यान रखिएगा, मात्र मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, एनसीईआरटी के साथ मैं मैप का भी स्टडी की थी, साथ में अनिल केसरी के विश्व का और भारत का मानचित्र का भी रखी थी, ताकि अच्छे से मैं तैयारी कर सकूँ। उसका परिणाम था कि मेरा कोई भी क्वेश्चन लगभग समझिए कि अल्टीमेट रहा। तो आप सभी भी कर सकते हैं, मैं की हूँ, आप भी कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं होता है, घबराइए बिल्कुल नहीं। बहुत मौज मस्ती से
आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे। बस रिवीजन करिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। आप सभी को मैं बता चुकी हूँ, बहुत से हमारे युवा साथी जो ऑलरेडी जॉब में हैं, वो अपने अच्छे पद के लिए रिवीजन ही कर पाते, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक्स्ट्रा किताबों को पढ़ते रहें, पूरा किताब को ये पढ़ते रहें। वो क्या करते हैं, जितना भी ये टिक लगा हुआ है बस उसी को रिवाइज करके एग्ज़ाम जाते हैं, देते हैं, और आप देखते हैं कि अक्सर वो सफल भी होते हैं। वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि यही ट्रिक है सफलता का। ठीक, तो इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अवश्य ही रिवीजन के सही तरीकों को जाने होंगे। कोई भी समस्या हो, बेहिचक हो के, बिना किसी शर्म के आप अवश्य ही कैसे सफलता प्राप्त करें परीक्षा में संबंधित जो भी क्यूरियोसिटी हो कि मैडम कहाँ पे क्या, जो भी दिक्कत हो रही है आपको। जैसे कई हमारे बहनें हैं जो हेजिटेट होकर हमसे कई प्रश्न की, ठीक, कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, उनको सारा मैं उत्तर दी। मैं खुद चाहती हूँ कि आप सभी बेहिचक होकर आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप सभी तक गुणात्मक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित कराना। मेरा उद्देश्य है देश के कोने कोने तक, हर एक छोटे छोटे गांव तक गुणात्मक शिक्षा की पहुंच उपलब्ध कराना, प्रतिष्ठित सर्विस में उनको सुनिश्चित सफलता दिलाना। और मैं ये प्रयास करती हूँ कि जो सबसे मेरा कमज़ोर स्टूडेंट है, जो मेरा सबसे कमज़ोर युवा है, जो इसे ये लगता है कि वो परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर लेगा, नहीं प्राप्त कर सकता है, सबसे पहले मेरा ध्यान उसी के ऊपर आता है कि मैं अवश्य तुमको गाइडेंस दूंगी और 100% तुम कर लोगे। तो आप सभी बेहिचक हो के जो भी समस्या हो, किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी की जाए, सब कुछ आप पूछ सकते हैं। आप सभी अवश्य ही कमेंट में अपनी समस्याओं को बताया करिए, क्योंकि कमेंट मैं निश्चित रूप से समय निकाल कर आप सभी का पढ़ती हूँ, और कमेंट के अकॉर्डिंग ही आप सभी के बीच क्लासेस आते हैं। उसी के क्रम में आज भी ये रिवीजन से संबंधित क्लासेस आए हैं। प्रयास करूंगी साथियों कि किस किताब को कैसे पढ़ते हैं, कैसे मैं अध्ययन की थी, सब कुछ आप सभी को बताऊं, ताकि आप सभी सफलता का रहस्य जान सकें। कम समय में कैसे सफलता प्राप्त करते हैं, कैसे बेहतर रैंक प्राप्त करते हैं, इन सभी चीज़ से आप सभी को मैं अवगत जरूर कराऊंगी। ऑल द बेस्ट।